लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज पीवाईक्यू सेशन। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि पीवाईक्यूज तो हमने किए हुए, लेकिन इस तरीके से मुझे गारंटी इस तरीके से नहीं किए होंगे। ठीक है, आप एटलीस्ट 2-4 क्वेश्चंस मेरे साथ सॉल्व करो, फिर डिसाइड करना कि आपने इतने डेप्थ में और इतने अच्छे से इतने मतलब सारे ऑप्शंस को इतने डेप्थ में नहीं किए होंगे जरूर। तो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। विच फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू ऑल पर्सन्स? अब ये बताओ, ऑल पर्सन्स मतलब सबके लिए, फॉरेनर्स भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और कौन से फंडामेंटल राइट्स है जो बस सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है? बता दीजिए। तो इसको याद रखने के लिए आसान इतना ही है, आप बस ऐसे ऐसे प्रोविजंस याद रखो जो बस सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है। जैसे 15, 16, 19, 29, 30, बाकी सब सबके लिए अवेलेबल है। ठीक है, जैसे देखो ये 15, 16, 19, ये बस 5 याद रखो। अब 15 जो है वो आपको मतलब 16 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन है, सबके लिए थोड़ी ना हो सकता है, बाहर के लोग थोड़ी ना रिजर्वेशन यहाँ पे ले सकते हैं। 15 जो है वो आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कास्ट वगैरह ये सब बेसिस पे, या वुमेन और चिल्ड्रन के स्पेशल प्रोविजंस, ये सब यहाँ से आता है। 19 तो आपके सारे फ्रीडम्स आते हैं यहाँ पे। ठीक है, 29, 30 और 30 ये सब जो माइनॉरिटीज और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वाले हैं, ये बस सिटीजन्स के लिए है। और बाकी के सारे जो है वो सबके लिए अवेलेबल है। ठीक है, so again the same chart is repeated here, right? Fundamental rights available to citizens, so fundamental rights not available to aliens. तो 15, 16, 19, 29, 30 ये कोई भी बाहर के लोग या इनके लिए ये नहीं है। ठीक है, सबके लिए मतलब 14, 20, 21, 22, 21 एक्सेट्रा सबके लिए वो याद ही मत रखो। ठीक है, जो सबके लिए नहीं है वही याद रखो। So next question is, which powers and responsibilities are not endowed by the constitution to the panchayats? पंचायत के लिए कौन सी पावर इसमें नहीं दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन से? तो कॉन्स्टिट्यूशन ने पंचायत को जो भी पावर्स दी है, कौन से कहाँ पे दी है? अगर आपने अच्छे से लेक्चर 1 इस क्रैश कोर्स का किया तो आपको ये पता होगा, ये बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। कौन सा आर्टिकल है? 243G। ग्राम पंचायत कहाँ पे होती है? ग्राम गांव में होती है, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत बोलते हैं। ठीक है, तो ग्राम से जी 243G में गांव, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत जी। ठीक है, तो ये सारी पावर्स 243G में है। कौन सा शेड्यूल है ये? 11 शेड्यूल है। 11 शेड्यूल में कितने सब्जेक्ट्स है टोटल? 29 सब्जेक्ट्स है, 29 पावर्स दी गई है ग्राम पंचायत को। तो इसमें से कौन से है? द प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एंड रेगुलेशन ऑफ स्लॉटर होम्स एंड टैनरीज। तो आपको जनरल अगर आपको पता भी नहीं तो ऑब्जर्वेशन भी होगा, तो स्लॉटर हाउस है, टैनरीज सब सिटीज में होता है। ठीक है, गाँव में जनरली नहीं होता है। तो ये पावर नहीं दी गई है, बाकी के 3 दी गई है। ठीक है, तो 243G 11 शेड्यूल जो मैंने अभी बताया आपको, अलग अलग पावर्स दी गई है और 29 फंक्शनल आइटम्स है इसमें। ठीक है, और जो रेगुलेशन ऑफ स्लॉटर हाउस एंड टैनरीज ये म्युनिसिपल पावर है, 12 शेड्यूल में म्युनिसिपैलिटी के पास ही पावर है। तो आप देखते हैं अच्छे से, चलो। तो एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, ये सब 11 शेड्यूल में ग्राम पंचायत की पावर क्या क्या है 243G के अंदर? एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, लैंड इंप्रूवमेंट, इंप्लीमेंटेशन, लैंड रिफॉर्म्स एक्सेट्रा, लैंड कंसोलिडेशन, सॉइल कंजर्वेशन, minor irrigation, water management, watershed development, animal husbandry, dairying, poultry, fisheries, social forestry, farm forestry, minor forest produce, small scale industry, food processing industry, khadi, village cottage industry, rural housing, drinking, fuel fodder, road, culverts, bridges, ferries, waterways, etc., rural electrification, distribution of electricity, poverty elevation, education, primary, secondary दोनों schools, ठीक है, टेक्निकल ट्रेनिंग, वोकेशनल एजुकेशन, एडल्ट नॉन फॉर्मल एजुकेशन, लाइब्रेरीज, कल्चरल एक्टिविटीज, मार्केट्स, फेयर्स, हेल्थ सैनिटेशन इंक्लूडिंग हॉस्पिटल्स, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स एक्सेट्रा, डिस्पेंसरीज, फैमिली वेलफेयर, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी एसेट्स, वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शंस। तो ये सब पावर्स ग्राम पंचायत को है। 18 पावर से 243D। तो शहरों में क्या होता है? वार्ड्स होते हैं आपके, वार्ड्स। तो वार्ड से W याद रखना है आपको। ठीक है, 12 शेड्यूल है, 74th अमेंडमेंट एक्ट, 243W। अर्बन प्लानिंग, टाउन प्लानिंग, लैंड यूज का रेगुलेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, प्लानिंग फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, रोड ब्रिजेस, वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ, फायर सर्विस, अर्बन फॉरेस्ट्री,
वेकर सेक्शन का इंटरेस्ट, स्लम इम्प्रूवमेंट, अर्बन पॉवर्टी, अर्बन एम्यूनिटीज, पार्क्स वगैरह, गार्डन्स, प्लेग्राउंड्स, प्रमोशन ऑफ कल्चरल एजुकेशन एंड एस्थेटिक एस्पेक्ट एक्सेट्रा, बरियल्स, कैटल पाउंड्स, वाइटल स्टैटिस्टिक्स, सब डेथ वगैरह, ये बर्थ वगैरह, ये सब, पब्लिक एम्यूनिटीज, स्ट्रीट लाइटिंग एंड रेगुलेशन ऑफ स्लॉटर हाउसेस एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीजन है असर्शन। ठीक है, असर्शन क्या है? मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। रीजन इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल। ठीक है, so they are responsible to the house of people and they hold office during the pleasure of president। कौन सा आर्टिकल पहले बता दीजिए? 74, 75 कौन सा आर्टिकल है? 75। ठीक है, तो चलो देखते हैं। यस, बोथ स्टेटमेंट्स वर करेक्ट, लेकिन दोनों का कुछ रिलेशन नहीं बन रहा था। ठीक है, तो मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, इट मीन्स दैट प्रेसिडेंट कैन dismiss a minister on the advice of the prime minister, and according to 75(3), council of ministers shall be collectively responsible to the Lok Sabha, house of people, that is a bedrock principle of parliamentary democracy। So both statements were constitutionally true, but उन दोनों का कोई रीजन, मतलब उस तरीके से कोई वो उसका एक्सप्लेनेशन है ऐसे कुछ था नहीं। सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट पूछा है रिगार्डिंग मनी बिल। ठीक है, द बिल डील्स विथ ऑल और एनी प्रोविजन अंडर आर्टिकल 110। ठीक है, 110। द मनी बिल हैज टू बी सर्टिफाइड बाय द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। मनी बिल हैज टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन द हाउस ऑफ पीपल फर्स्ट। बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंजॉय इक्वल पावर्स। बता दीजिए इनकरेक्ट क्या है ये। ठीक है, राज्यसभा के पास इतनी ज्यादा पावर्स है नहीं जब मनी बिल, बजट, ये सब चीजें आती है। ठीक है, तो ये गलत स्टेटमेंट था, क्योंकि राज्यसभा के पास वेरी लिमिटेड पावर्स है। जस्ट 14 डेज तक वो बिल अपने पास रख सकता है, कुछ सजेशन दे सकता है, लेकिन वो सजेशंस को मानना है कि नहीं मानना है ये लोकसभा डिसाइड करेगी। वो उसको कुछ रिजेक्ट तो कर ही नहीं सकता है। ठीक है, तो अब और डिटेल देखते हैं। So let's now understand the money bill in detail. So provisions are in Article 110 of the Constitution. It deals with the financial matters and taxation। ठीक है, तो इसके लिए पहली बात तो प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट लगता है। ठीक है, प्रेसिडेंट की पहली परमिशन लेनी पड़ती है। imposition, abolition, remission, alteration, regulation of any tax, borrowing of money, giving guarantee by the government of India, amendment of laws regarding financial obligation of government of India, appropriation of money from consolidated fund of India। तो ये सब चीज़ें इतने डिटेल में नहीं पूछेंगे अभी आपके एग्जाम में। ठीक है, तो स्पेशल क्या है कि राज्यसभा में इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है, और कोई ज्वाइंट कमेटी वगैरह इसके पास भी ये नहीं रेफर किया जा सकता है। राज्यसभा 14 डेज तक उसको डिले कर सकती है, रिकमेंडेशंस वगैरह दे सकती है। उसको मानना है कि नहीं मानना है ये तो एट द एंड मतलब लोकसभा डिसाइड करेगी। ठीक है, और प्रेसिडेंट को ये रिटर्न करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, वो मतलब विदहोल्ड कर सकता है, लेकिन रिटर्न वगैरह कुछ नहीं कर सकता। सो ऐसे कौन से केसेस है, मतलब कौन सी चीज़ों में लोकसभा एंड राज्यसभा आर इक्वल्स, आर अनइक्वल, एंड व्हाट आर द स्पेशल प्रोविजंस, स्पेशल पावर्स टू दी राज्यसभा। सो ऑर्डिनरी बिल्स या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स यहाँ पे सब इक्वल है। ठीक है, इक्वल स्टेटस होता है। ऑर्डिनरी बिल्स हो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, प्राइवेट मेंबर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। कोई प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन नहीं लगती कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स के लिए। ठीक है, फाइनेंशियल बिल्स भी इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, इलेक्शन एंड इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट फॉर द रिमूवल ऑफ चीफ जस्टिस एक्सेट्रा, जो भी जजेस का रिमूवल वगैरह है, इलेक्शन एंड रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट का रिगार्डिंग। राज्यसभा कैन अलोन मतलब इनिशिएट द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, अप्रूवल ऑफ ऑर्डिनेंस इशूड बाय द प्रेसिडेंट, अप्रूवल ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर्स। मतलब राज्यसभा से भी प्राइम मिनिस्टर हमारे यहाँ पे बन सकते हैं, जैसे मनमोहन सिंह राज्यसभा से थे। ठीक है, तो लेकिन यूके में ऐसा नहीं है। ठीक है, वहाँ के मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर्स उनका जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है वहाँ से नहीं होते, हाउस ऑफ कॉमन से ही होते हैं। ठीक है, कंसिडरेशन ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, दोनों भी जगह इक्वल पावर्स है। एनलार्जमेंट ऑफ द जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड यूपीएससी, इक्वल पावर्स। कहाँ कहाँ पे अनइक्वल पावर्स है, मतलब लोकसभा के पास ज़्यादा पावर है। एक तो मनी बिल बस लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, स्पीकर का सर्टिफिकेशन फाइनल होता है। लोकसभा कैन आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट और एनी ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ राज्यसभा ऑन बोथ द केसेस, मतलब मनी बिल के रिगार्डिंग।
देन फाइनल पावर टू डिसाइड वेदर इट इज मनी बिल और नॉट, ये तो स्पीकर का ही रहता है। फाइनेंशियल बिल 1 इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा, फाइनेंशियल बिल 2 जो है वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है। स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर जॉइंट सेटिंग, जो चेयरमैन होता है राज्यसभा का उसका कोई रोल नहीं होता जॉइंट सेटिंग में। आरएस कैन ओनली डिस्कस बजट बट कैनॉट वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट। ठीक है, क्योंकि बजट मतलब एक सॉर्ट ऑफ पॉपुलर विल लोगों से आता है, तो लोगों का विल कौन रिप्लेट करता है जनरली? लोकसभा रिप्लेट करती है, ठीक है, हाउस ऑफ पीपल। रेजोल्यूशन फॉर डिसकंटिन्यूएंस ऑफ नेशनल इमरजेंसी पास्ड ओनली इन लोकसभा। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन ओनली बी इनिशिएटेड इन द लोकसभा। ठीक है। स्पेशल पावर्स क्या क्या है? आर्टिकल 249 के अंतर्गत कोई भी स्टेट लिस्ट के ऊपर अगर पार्लियामेंट को लॉ बनाना है तो 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन्होंने अगर वोट कर दिया तो हाँ, वो बना सकता है। ठीक है, पार्लियामेंट बना सकती है स्टेट लिस्ट के ऊपर। 312 में जो भी ऑल इंडिया सर्विसेज होती है उसको में कुछ चेंजेस करना है, नई सर्विस ऐड वगैरह करनी है तो राज्यसभा इनिशिएट कर सकती है। राज्यसभा अलोन कैन इनिशिएट द प्रपोजल टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है। और प्रोक्लेमेशन इशूड बाय द प्रेसिडेंट फॉर इम्पोजिंग इमरजेंसी एट टाइम इन लोकसभा हैज बीन डिसॉल्व, या लोकसभा ही नहीं तो ये राज्यसभा के पास सारे पावर्स उस टाइम में आ जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ स्पेशल पावर्स थी राज्यसभा की। सो हु एक्सप्लेन्स पार्टी सिस्टम इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन एंड डीके? कौन कहता है पार्टी सिस्टम इन टर्म्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन एंड डीके? लोकतांत्रिकरण और विघटन की दृष्टि से भारत में पार्टी प्रणाली का वर्णन किसने किया है? केसी सूरी, योगेंद्र यादव, जेम्स मेनर, मॉरिस जॉन्स। ठीक है, इसका आंसर है जेम्स मेनर। ठीक है। तो ही वॉज अ प्रोमिनेंट पॉलिटिकल साइंटिस्ट नोन फॉर हिज एनालिसिस ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। ठीक है। जो भी इन्होंने जो भी डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस पार्टी है उसका जो एज ए इंस्टीट्यूशन कैसे कांग्रेस का डिके हुआ है, अलॉन्ग साइड कैसे डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन भी बढ़ता गया है, इंडिया डेमोक्रेटाइजेशन होता गया है, इन दोनों चीज़ों का अच्छे से इसका स्टडी किया है। ठीक है। तो योगेंद्र यादव का सेकंड डेमोक्रेटिक अपसर्च जो भी ओबीसी या उसका जो भी बाद में ये सब ये हुआ उसके ओबीसी पॉलिटिक्स के राइज की बात रिगार्डिंग, और मॉरिस जोन्स का वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम इसके रिगार्डिंग कांग्रेस era ये सब कॉइन किया है। ठीक है। और रजनी कोटारे का था क्या था? वन पार्टी सिस्टम, या क्या बोलते हैं उसको, कांग्रेस कंसेंसस, कांग्रेस सिस्टम। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? सम नेशंस लैक स्टेट्स। ऐसे कोई नेशंस है क्या जिसमें स्टेट्स ही नहीं है? सम स्टेट्स लैक नेशनल आइडेंटिटी। स्टेट्स है लेकिन नेशनल आइडेंटिटी ऐसे नहीं है। सम नेशंस ऑक्यूपाई मोर देन वन स्टेट। किसी नेशंस में मोर देन वन स्टेट्स है। एंड सम स्टेट्स कंटेन मोर देन वन नेशन। सम स्टेट्स कंटेन मोर देन वन नेशन। ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? ऑल, मतलब जब जनरली ये सब सही है, इसके हर एक चीज के एग्जांपल्स मिलते हैं। सम नेशंस लैक स्टेट्स, तो स्टेटलेस नेशन कौन कुछ 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 होते हैं, जैसे एग्जांपल्स में कुर्द्स, ये जो लोग तुर्की, इराक, सीरिया, ईरान में है। ठीक है। सो एज ए नेशन मतलब उनकी आइडेंटिटी है, नेशनलिटी है, एज कुछ वो आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन नेशन स्टेट्स नहीं है उनके पास। ठीक है। पैलेस्टीनियन है। ठीक है। सो दे आर डिस्टिंक्ट नेशन, दे हैव शेयर्ड कल्चर आइडेंटिटी बट विदाउट अ सोवरेन स्टेट। ठीक है। सम स्टेट्स लैक नेशनल आइडेंटिटी, स्टेट है लेकिन नेशनल आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है। जैसे कि मतलब सम स्टेट्स आर आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट्स, अपन कॉलोनियल लिबर्सी के कारण बने हुए हैं डाइवर्स ग्रुप्स। मतलब बहुत सारे ज़्यादा पैन अफ्रीकन या पोस्ट कॉलोनियल अफ्रीकन स्टेट्स बहुत सारे ऐसे हैं ना कि मतलब नेशनल आइडेंटिटी ऐसी नहीं है, बस कॉलोनियल टाइम पे जो भी बॉर्डर्स बने, जो भी बाद में अभी कंटिन्यू रहे हैं। ठीक है। सम स्टेट्स ऑक्यूपाई मोर देन वन स्टेट, जैसे कोरियन नेशन डिवाइडेड नॉर्थ साउथ कोरिया, तो नेशनलिटी तो एज ए कोरियन आइडेंटिटी तो एक ही है, लेकिन या पहले ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी जो था। ठीक है। सम स्टेट्स कंटेन मोर देन वन नेशन, मतलब मल्टीनेशनल स्टेट्स होते हैं। यूके है वो, इंग्लिश, स्कॉटिश, वेल्स, नॉर्थ आयरिश पीपल, तो बहुत सारे लोग हैं अलग अलग। आयरिश लोगों का भी अलग स्ट्रगल रहा है। ठीक है। तो कनाडा में भी ऐसे है। तो यहाँ पे ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो स्टेट में इंपॉर्टेंट क्या होता है? पॉपुलेशन, टेरिटरी, सॉवर्निटी और गवर्नमेंट। यूपीएससी में भी इसके ऊपर प्रीलिम आते हैं। चार कीवर्ड्स ढूंढने थे बस हमें उस ऑप्शन में, कौन से ऑप्शन में ये चारों के चारों कीवर्ड्स। ठीक है। तो स्टेट एज इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एंटिटी, फिक्स्ड ज्योग्राफिक बाउंड्रीज, रेफर्स टू टेरिटरी होती है, फिक्स्ड टेरिटरी होती है, पॉलिटिकल लीगल एंटिटी होती है, वो कैन बी क्रिएटेड कॉन्शियसली, नॉट एज अ स्टेबल, मतलब जो स्टेट होता है वो कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट सॉवर्निटी। ठीक है। यूनाइटेड बाय लॉज एंड रेगुलेशन,
नेशन होता है लार्ज बॉडी ऑफ पीपल यूनाइटेड बाय कॉमन ओरिजिन, हिस्ट्री, कल्चर, लैंग्वेज, इथनिसिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। रेफर्स टू ग्रुप ऑफ पीपल, डजंट हैव अ फिक्स टेरिटरी। ठीक है, जरूरी नहीं कि हमेशा टेरिटरी हो ही फिक्स। सोशो कल्चरल एंटिटी होती है, कैनॉट बी क्रिएटेड कॉन्शियसली, क्योंकि वो अपने आप से बन जाती है। ठीक है, मोर स्टेबल देन अ नेशन। हर चीज़ को आप जरूरी नहीं है। ठीक है, कैनॉट बी क्रिएटेड कॉन्शियसली, मेरा तो ऐसा कहना है कि कॉन्शियसली की जा सकती है। जैसे कि अगर हम मार्क्सिस्ट अंडरस्टैंडिंग से देखें, बेनेडिक्ट एंडरसन, नेशन एज इमेजिनरी कम्युनिटी, तो कैसे नेशनल, मतलब ये सब फॉल्स कंस्ट्रक्ट्स है, ऐसे आर्ग्यू किया गया है। ठीक है, कैन एग्जिस्ट विदाउट सॉवरेनिटी, यूनाइटेड बाय बॉन्ड्स एंड शेयर्ड हिस्ट्रीज वगैरह वगैरह। ठीक है। So who amongst the following political philosopher can be associated with the idea of luck egalitarianism? ठीक है, संयोग समतावाद, लग egalitarianism किसका है ये कंसेप्ट? रॉल्स, कोहेन, नॉजिक, डॉर्किन। तो इसका आंसर है रोनाल्ड डॉर्किन। ठीक है, डॉर्किन के ऊपर 3 से 4 क्वेश्चंस आए थे यार 2022 में। तो डॉर्किन लक egalitarianism ही कंसेप्ट है। हिस्ट्री एम्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, मतलब दो चीजें, और एक होता है ऑप्शन लक, जो आपके अपने चॉइसेस होते हैं। जी, हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं और उस चॉइसेस के ऊपर जो होता है। दूसरा होता है ब्रूट लक, मतलब सर्कमस्टांसेस होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, तो जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ऐसी चीज़ों के लिए स्टेट ने या मतलब सबने मिलकर, कम्युनिटी ने कंपेंसेट करना चाहिए फॉर दिस बैड ब्रूट लक। मतलब जैसे कि किसी के पास कोई स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन है, या मतलब मेंटल डिसेबिलिटी है, या कुछ और चीज़ें हो सकती है, तो यहाँ पे स्टेट को कंपेंसेट करना चाहिए। और जो हमारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कोई भाई कोई गैम्बल खेल गया और उसमें अपना जुए में सब हार दिया, तो इसमें तो कुछ स्टेट का रोल नहीं होना चाहिए ना, वो तो अपना उसका डिसीजन था, जो भी लत उसको लग गई जो भी था। ठीक है, तो रिसोर्स इगलिटरियनिज्म ये भी कंसेप्ट है, मतलब इसका कि एक हाइपोथेटिकल इंश्योरेंस स्कीम है जहाँ पे मतलब मतलब ऐसा का एग्जांपल दिया राजू भार्गव का। अगर आप वो पॉलिटिकल थ्योरी का बुक पढ़ोगे, उसमें वो एग्जांपल देता है कि ना, कि एक आइलैंड है, हर एक के पास 100, उसकी करेंसी भी शायद कुछ शेल से या पता नहीं कुछ ऐसे बोलता है कि जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो जो मतलब ब्रूट लक के कारण जो भी एट अ लोअर लेवल है, उनको कंपेंसेट करके पहले लेके आना पड़ेगा एक सर, मतलब सबको अगर हमने सेम पैसे दे दिए, तो किन लोगों को जिनको मतलब चश्मे की जरूरत है, तो स्पेक्स के लिए उनको पैसा लगेगा, अदरवाइज वो देख नहीं पाएंगे सपोज सही से। तो ऐसी चीज़ों में स्टेट को आगे आके एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना पड़ेगा। तो इस तरीके से वो एग्जांपल्स देता है। तो इक्वल एक्सेस टू एडवांटेज, ये जी है कोहेन का कंसेप्ट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है 2021 में। जॉन रॉल्स को तो डिफरेंस प्रिंसिपल, डेमोक्रेटिक एगलिटेरियनिज्म या सोशल लिबरल्स, जॉन रॉल्स को हम कहते हैं। रॉल्स को बहुत अच्छे से कंप्लीट वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में हमने देखा ही है। रॉबर्ट नॉजी का लिबर्टेरियन हु अपोजेस रिडिस्ट्रीब्यूशन, एंड इसके तो बिल्कुल अगेंस्ट ही था वो। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग थियरिस्ट इज नोन फॉर हिज वर्क द थियरी ऑफ रिसोर्स इक्वालिटी। यही है रिसोर्स इक्वालिटरिज्म, अलग अलग वर्ड यूज कर दिया। ठीक है, ये अभी डिस्कस किया था, इसका भी रोनाल्ड डॉर्किन है। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज की बात वो करता है। एनवी टेस्ट एंड हाइपोथेटिकल ऑक्शन होगा, डेजर्ट आइलैंड का एग्जांपल देता है, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होना चाहिए और जो भी ब्रूट लोग है उसको कंपेंसेट करना है। अमर सिंह का तो कैपेबिलिटी अप्रोच। जगदीश भगवती एक मतलब सॉर्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन के साथ में खड़े रहते हैं, और जो लिबरल इकोनॉमिस्ट है, सॉर्ट ऑफ ट्रेड इकोनॉमिस्ट है। अभिजीत बैनर्जी तो पता ही है, डेवलपमेंटल इकोनॉमिस्ट है। तो यही है कि रिसोर्स इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेस क्या है, फंडामेंटल कंसेप्ट क्या है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है वो बस मतलब इज ओनली जस्ट इफ इट रिजल्ट्स इनटू इंडिविजुअल्स ओन चॉइसेस, जो हमारे ऑप्शन होते हैं, जो ऑप्शन लग होता है, हमारे एम्बिशंस होते हैं, रादर देन मतलब जो किसी के अनचूजन या मोरली आर्बिट्ररी सर्कमस्टांसेस है ना, ब्रूट लग है, तो इसको मतलब इसके कारण अगर किसी के साथ कुछ अन्याय हो रहा है तो वो तो जस्टिफाइड नहीं है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ इक्वल कंसर्न और प्रिंसिपल ऑफ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इंडिविजुअल मतलब जो भी खुद के चॉइसेस के कारण आपकी लाइफ में जो बुरा हुआ है, उसके तो आप रिस्पॉन्सिबल हो, आपको अकाउंटेबल रहना चाहिए। आप खुद के चॉइसेस थे, ऑप्शन लगता, लेकिन मतलब जो चीज़ें ब्रूट लक के कारण हुआ है, तो वहाँ पे मिटिगेट करनी चाहिए ऐसी इनइक्वालिटीज को। ठीक है, तो इस तरीके से ब्रूट लक एंड ऑप्शन लक। ऑक्शन एंड इंश्योरेंस मॉडल, तो ये जो है ना कि ऑक्शन क्या है, एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है, मतलब एग्जांपल वो देता है एक डेजर्ट आइलैंड का। एवरीवन रिसीव्स इक्वल परचेसिंग पावर, 100 क्लैम शेल्स। ठीक है, टू बीड ऑन रिसोर्सेस, रिसोर्सेस के ऊपर सब अब बीड करेंगे। ठीक है, सबको 100 क्लैम शेल्स मिलेंगे, और जो भी रिसोर्सेस उस आइलैंड पे होंगे, जिसको जो चाहिए होगा उस हिसाब से वो बीड करेगा, ऑक्शन करेगा। ठीक है, एंड आउटकम फेयर होगा, जिसको भी जो भी चाहिए होगा वो सब आउटकम फेयर होगा।
बस इसमें क्या करना है, इंश्योरेंस मार्केट होता है, मतलब जो ब्रूट लक है ना उसको लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए उसको थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, सबसे ये करके कुछ अलग फंड तैयार करना पड़ेगा। तो ये सब भी वो बातें करता है। इसको क्रिटिसाइज भी किया जा सकता है कि हार्श है या इम्प्रैक्टिकल है, स्टिग्मेटाइजेशन होगा जो भी मतलब ब्रूट लक के कारण डिमीन किया जाएगा वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ों को लेके। तो दो रीजन असर्शन है, प्रॉब्लम्स ऑफ ग्लोबल एनवायरनमेंट चेंजेस पोज सीरियस चैलेंजेस टू डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम्स एज दे करंटली एग्जिस्ट। ठीक है, तो ग्लोबल एनवायरमेंटल चेंज एक सीरियस चैलेंज है। वी नीड अ थिकर कंसेप्शन ऑफ सिटीजनशिप। थिकर कंसेप्शन सिटीजनशिप ये पहले क्या है पता होना चाहिए। लाइक एनवायरमेंटल सिटीजनशिप दैट ऑब्लिगेट्स सिटीजन्स टू इनकलकेट एनवायरमेंटली सेंसिटिव बिहेवियर। बिल्कुल होना चाहिए, क्या गलत है इसमें? लेकिन क्या इन दोनों में रिलेशन है? ऊपर क्या बोल रहा है कि ग्लोबल एनवायरमेंटल चेंज एक सीरियस प्रॉब्लम है, और यहाँ पे बोल रहा है कि एक थिक सिटीजनशिप, एनवायरमेंटल सिटीजनशिप लेके आना पड़ेगा। मतलब इसका कोई, ठीक है, ये एनवायरमेंटल सिटीजनशिप लेके आके इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा बहुत हेल्प हो सकता है, लेकिन बिल्कुल 100% कह सकते हैं क्या? नहीं। ठीक है, क्योंकि बहुत हमें क्या पता कि एनवायरमेंटल चेंज की कौन से चेंज कारणों से आ रहा है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं उसके पीछे। ठीक है, तो बोथ एन आर करेक्ट बट नॉट नेसेसरी करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, इस तरीके से इसको देख सकते हैं। तो ऑथर ऑफ एसे ऑन टॉलरेशन किसका है? एसे ऑन टॉलरेशन कंप्लीट वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट अच्छे से किया होगा, पता है। चलो ठीक है, लॉक। लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन टैसिट कंसेंट वगैरह वगैरह, बहुत सारे और क्या क्या चीज़ें हैं आपके दिमाग में आनी चाहिए, 5-6 कीवर्ड्स। ठीक है, जेएस मिल का ऑन लिबर्टी है, रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कांट का परपेचुअल पीस। जॉन लॉक की इंपॉर्टेंट बुक्स कौन से? टू ट्रैक्ट्स ऑन गवर्नमेंट, एसेज ऑन द लॉ एंड नेचर, अ लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन, ट्रू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, एंड एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे टू ट्रीटीज इन गवर्नमेंट और नेचुरल राइट्स की बात करता है, लाइफ लिबर्टी प्रॉपर्टी, इसके ऊपर बार बार क्वेश्चन आता है। तो देखते हैं अभी क्या क्या पूछते हैं। हु डिस्क्राइब डेमोक्रेसी एज द टायरनी ऑफ मेजोरिटी। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, तो ये तो इजी था, डेमोक्रेसी एज ए टायरनी ऑफ मेजोरिटी, टॉकविल। इसी से बोरो करता है बाद में जेएस मिल। ठीक है। तो टॉकविल का जो क्लासिक बुक है डेमोक्रेसी इन अमेरिका, इसमें वो बोलता है, मतलब वॉर्न किया है सॉर्ट ऑफ टायरनी ऑफ द मेजोरिटी, मतलब कैसे भाई मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट्स आ सकती है और वो कैसे आपके मतलब क्रशिंग डिसेंट इंडिविजुअल थॉट व्हील्स ऑफ माइनॉरिटीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बाद में जेएस मिल ने अडॉप्ट किया ये ऑन लिबर्टी में। डेविड हिल का मतलब उसके मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी के लिए जाना जाता है। हेबरमास तो डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी का पब्लिक स्पेयर का कंसेप्ट है हेबरमास का, ये भी बहुत अच्छा है। इसको भी आप सर्च करो कि पब्लिक स्पेयर हेबरमास कैसे डिफाइन करता है। ठीक है, कैरोल बैटमैन ये तो फेमिनिस्ट स्कॉलर है। ठीक है, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी की बात करते हैं उनका, ये हमारे जेएनयू में रीडिंग था, सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट जो उनका बुक है। शेपाली मैम, इनका एक कोर्स फेमिनिज्म एंड पॉलिटिकल थ्योरी, बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत बहुत सारी रीडिंग्स डिस्कस की, और ये बहुत अच्छा कोर्स था। ठीक है, तो उसमें ये था। सो डेमोक्रेसी एज अ पॉलिटिकल थियरी अच्छे से समझते हैं, सारे डिबेट समझते हैं। ठीक है, तो ग्रीक वर्ड डेमोस यानी पीपल, क्रेटोस यानी पावर रूल, पीपल्स का रूल, यहाँ से ये बना है। कोर आइडिया क्या है कि सिस्टम वेयर पावर इज वेस्टेड इन द पीपल एट द एंड। ठीक है, आइदर डायरेक्टली और थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो भी होंगे उनके बिहाफ। सो बेसिक है इक्वालिटी, इक्वल मोरल वर्थ ऑफ ऑल, वन वोट वन वैल्यू वन पर्सन। ठीक है, उस हिसाब से पॉपुलर सॉवर्निटी। तो इसेंशियल कंडीशंस क्या क्या है? लिबर्टी भी चाहिए, इक्वालिटी भी चाहिए, और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये इसेंशियल है एक डेमोक्रेसी के लिए। ठीक है, उसमें फिर प्रोसीजरल डेमोक्रेसी एंड सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी, ऐसे दो तरीके से डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। प्रोसीजरल मतलब जो भी प्रोसीजर्स है, फेयर इलेक्शंस, रूल ऑफ लॉ, पॉलिटिकल इक्वालिटी, इंस्टीट्यूशंस, मतलब फोकस मीन्स पे है, इंस्ट्रूमेंट्स पे है। और सब्सटेंटिव मतलब एंड्स, डेमोक्रेसी एट दिन अचीव क्या कर रही है, क्या वो सब्सटैंशियल है, क्या लोगों के लाइफ में सच में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी, रूरल अकाउंटेबिलिटी, टॉलरेंस, एक्टिव एंगेजमेंट, ये सब भी जरूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब प्रोसीजरल में क्या हो जाता है कि डेमोक्रेसी एंड्स इन इटसेल्फ हो जाती है वो सॉर्ट ऑफ। ठीक है, मतलब डेमोक्रेसी को, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है सब्सटेंटिव में, हम डेमोक्रेसी से अचीव क्या कर रहे हैं, लोगों के लाइफ में हम क्या लेके आ रहे हैं चेंजेस, क्या सब्सटेंशियल चेंजेस लेके आ रहे हैं, क्या उनको सच में एम्पावर कर रहे हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन अलग अलग थिंकर्स, जैसे लिंकन का है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। शुम्पीटर का है पॉलिटिकल मेथड बाय विच पीपल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स इन कॉम्पिटिटिव इलेक्शंस टू कैरी आउट देयर विल।
एक एलिटिस्ट डेफिनेशन है। टॉकवेल का है एक इक्वालिटी ऑफ कंडीशंस। एविडाइसी का है गवर्नमेंट वेयर द गवर्निंग बॉडी इज a large fraction of the population, majority opinion determines legislation। सीले का है गवर्नमेंट इन विच एवरीवन हैज अ शेयर। जॉन डेवी का है डेमोक्रेसी एज वेल ऑफ वे ऑफ लाइफ। बी आर अम्बेडकर जी का है प्राइमरली अ मोड ऑफ एसोसिएटेड लिविंग ऑफ अ कंजॉइंट कम्युनिकेटेड एक्सपीरियंस। ठीक है। सो अलग अलग फॉर्म्स भी है। क्लासिकल डेमोक्रेसी जो एथेंस के टाइम, प्लेटो एरिस्टोटल के टाइम में चले जाएंगे तो सिटीजन पार्टिसिपेशन डायरेक्टली इन डिसीजन मेकिंग, ये था कि रिप्रेजेंटेशन ऐसा नहीं ना, कोई किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है, सारे मतलब पार्टिसिपेट करेंगे। प्लेटो ने क्रिटिसाइज किया है इसको, अनएजुकेटेड मॉब रूल करता है इस तरीके से। अरिस्टोटल ने भी इसको सॉर्ट ऑफ परवर्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा है, क्योंकि रूल ऑफ मेनी फॉर अ सेल्फिश इंटरेस्ट, ऐसा अरिस्टोटल कहता था। ठीक है। बाद में आया लिबरल डेमोक्रेसी, एक इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है। इनडायरेक्ट रूल थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, तो इसमें गवर्नमेंट बाय कंसेंट, लॉक वगैरह सब आते हैं। मेजॉरिटी रूल, माइनॉरिटी राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, रूल ऑफ लॉ। ठीक है। इसमें फिर बेंथम, जेम्स मिल, रूसो, ये सब आएंगे। वन पर्सन वन वोट को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है जेरेमी बेंथम ने। इसको काउंटर किया है उसका ही डिसाइपल जेएस मिल ने। ठीक है। इसीलिए जेएस मिल को हम रिलक्टेंट डेमोक्रेट भी कहते हैं, क्योंकि वो बोलता है डेमोक्रेसी हार्ड अर्न और बहुत ही स्ट्रगल के बाद आती है, और वैसे ऐसे फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए। वो बोलता है कि जो भी कॉलोनियल मतलब जिन कॉलोनीज थी वो बारबेरिक है, और मतलब उन लोगों में इतनी इलिटरेसी है, समझ नहीं है, अनएजुकेटेड है, तो वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए वगैरह वगैरह। जेस मिल कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी टू स्टेप शिफ्टेड डेमोक्रेसी। ठीक है। टू स्टेप एक्सेट्रा। एंड जे रूसो जो है वो क्रिटिसाइज्ड इट, रेडिकली द इंग्लिश सिस्टम को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को रूसो क्रिटिसाइज करता है। वो बोलता है कि कोई भी किसी का विल रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, ऑल आर सॉवरेन। ठीक है। तो इंग्लिश पीपल बिलीव्स इटसेल्फ टू बी फ्री बट दे आर ग्रेवली मिस्टेकन, इट इज फ्री ओनली ड्यूरिंग इलेक्शन। ये रूसो का कोट भी आता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है? रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल, प्लेबिसाइट। ठीक है। तो इस तरीके से जो भी स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। इस तरीके से अलग अलग थियरीज भी है डेमोक्रेसी के। एक है इलिटिस्ट थियरी। इलिटिस्ट मतलब जो लीडर्स, मतलब वो क्या करते हैं, दो हिस्सों में सोसाइटी को बांटते हैं। वन हु आर बॉर्न टू रूल सॉर्ट ऑफ, एंड वन हु आर टू बी रूल्ड। मतलब ठीक है, सॉर्ट ऑफ जैसे हैव्स हैव नॉट होता है ना, उस तरीके से। सो बोलते डेमोक्रेसी इज ए मिथ, एवरी सोसाइटी डेमोक्रेटिक और नॉट, स्मॉल माइनॉरिटी जो इलाइट्स होते हैं दे रूल ओवर द मेजोरिटी। मतलब हार्ड फैक्ट है, लेकिन ऐसा है, ऐसे इस तरीके से इनको अगर समझे तो। ठीक है। मतलब उसको काउंटर भी किया जा सकता है, इसको हम काउंटर भी कर सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट है विल्फ्रेड परेटो, मॉस्का, रॉबर्ट मिशेल एंड सी राइट मिल एंड जोसेफ सिम्पेटर, इनके बुक्स पूछते हैं। ठीक है। विल्फ्रेड परेटो का माइंड एंड सोसाइटी है, सर्कुलेशन ऑफ इलाइट इसका फेमस थियरी है। ठीक है। हिस्ट्री इज ए ग्रेवयार्ड ऑफ एरिस्टोक्रेसीज, ये भी कहा है। ठीक है। इस तरीके से देन मॉस्का, रूलिंग क्लास, इनका फेमस बुक है। सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू रूलिंग क्लास, ऑर्गेनाइज्ड माइनॉरिटी एंड रूल्ड क्लास, अनऑर्गेनाइज्ड मेजॉरिटी। रॉबर्ट मिशेल का पॉलिटिकल पार्टीज बुक बहुत फेमस है, पॉलिटिकल पार्टीज में पढ़ते हैं। इनका आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की का स्टेटमेंट है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, एट दिन वो एक सॉर्ट ऑफ ओलिगार्की बन जाता है। हु सेज ऑर्गेनाइजेशन सेज ओलिगार्की, ऑल ऑर्गेनाइजेशन इनविटेबली बिकम ओलिगार्किक। ठीक है। सी राइट मिल्स का द पावर इलाइट बुक है। ठीक है। यूएस में जो भी पावर, जो नेक्सस था बिटवीन मिलिट्री, इंडस्ट्रियल एंड पॉलिटिकल इलाइट्स, उसको सॉर्ट ऑफ एक्सपोज किया है। ठीक है। एक्सपोज किया ऐसे नहीं बोल सकते, लेकिन सॉर्ट ऑफ मतलब उसको बोलता है कि यही होता है सब जगह, सब कंट्रीज में जनरली। शुम्पीटर का कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी बुक फेमस है, बहुत सारे एग्जाम में आता है। डेमोक्रेटिक एलिटिज्म की वो बात करता है। डेमोक्रेसी इज जस्ट अ मार्केट मैकेनिज्म वेयर इलाइट्स कॉम्पीट फॉर द पीपल्स वोट। ठीक है। इस तरीके से ये बाद में शुम्पीटर अपनी थ्योरी लेके आए। क्लासिकल एलिटिस्ट हम इनको बोलते हैं, शुम्पीटर थोड़ा बाद में आया है। ठीक है। लेकिन एलिटिस्ट ही है, लेकिन क्लासिकल एलिटिस्ट में हम उसको सॉर्ट ऑफ नहीं गिनते। सो नाउ लेट्स सी प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है। तो कोर आर्गुमेंट है पावर इज नॉट कॉन्सेंट्रेटेड इन द वन इलाइट बट डिस्पर्स्ड अमॉन्ग मेनी कॉम्पिटिंग इंटरेस्ट ग्रुप्स, एंड डेमोक्रेसी एज अ पॉलियार्की, रूल ऑफ मेनी। ठीक है। रॉबर्ट ढाल का एक कंसेप्ट एक्चुअली। ठीक है। प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी उनका बुक था, उसमें कॉइन पॉलियार्की टर्म। आर्थर बेटली भी, a process of government focus on group activity। डेविड ट्रूमैन, democracy is a game played by varied groups, etc etc। फिर होता है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। इसमें कोर आर्गुमेंट होता है ट्रू डेमोक्रेसी रिक्वायर्स डायरेक्ट एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल सिटीजंस इन डिसीजन मेकिंग। जैसे हम ग्राम सभा को बोलते हैं ना, कि ऑल सिटीजंस आर डायरेक्टली पार्टिसिपेटिंग। कैरोल पेटमैन, सीबी मैकपर्सन, जीन जैक रूसो, हन्ना अरेंट, ये सब इसमें आते हैं। देन होता है डिलिबरेटिव डेमोक्रेसी, मतलब पार्टिसिपेशन तो हो रहा है, लेकिन वो कितने क्वालिटी का हो रहा है। ठीक है। पब्लिक डिलिबरेशन भी इंपॉर्टेंट है, एक रीजन डिस्कशन इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट मतलब वोटिंग एग्रीगेशन। ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्म प्रेफरेंसेस रेदर देन जस्ट काउंटिंग देम। ठीक है। तो ये सब रीजन डिस्कशन डिलिबरेशन इंपॉर्टेंट है। इसमें जर्गन हेबरमास, जोशुआ कोएन,
जेम्स फिशकिन, जॉन रॉल्स, अमर्त्य सेन, ये सब इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि पॉपुलर रूल एंड पर्सनल फ्रीडम इन दोनों को सॉर्ट ऑफ रिकनसाइल किया गया है। देन होती है मार्क्सिस्ट थ्योरी। यहाँ पे वो बोलते हैं कि लिबरल डेमोक्रेसी इज अ बुर्जुआजी डेमोक्रेसी, क्योंकि यहाँ पे इलाइट्स रूल कर रहे हैं और जो हाउस है वो बस वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। सो डेमोक्रेसी इज एक्चुअली फॉर रीच ओनली। ट्रू डेमोक्रेसी इज ओनली पॉसिबल आफ्टर द एबोलिशन ऑफ कैपिटलिज्म। जब कैपिटलिज्म खत्म हो जाएगा तो ही ट्रू डेमोक्रेसी आएगी। डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट एक ट्रांजिशनल स्टेट जो मोर डेमोक्रेटिक होगी फॉर वर्किंग क्लास। ठीक है, एंड डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म जो लेनिन का कंसेप्ट है। फ्रीडम ऑफ डिस्कशन तो रहेगा, लेकिन एट द एंड जो डिसीजन लिया जाएगा वो ऊपर लेवल पे सब डिस्कशन के बाद वो यूनिटी ऑफ एक्शन जैसे सबको मानना ही पड़ेगा। ठीक है, कम्यून सिस्टम होती है। ठीक है, तो देन कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी की भी बात करते हैं। ग्लोबलाइजेशन में ईरा ऑफ सॉवरेन स्टेट इज एंडिंग। ठीक है, एक सॉर्ट ऑफ ग्लोबल सिटीजन जैसे इवॉल्व हो रहा है, एक ग्लोबल विलेज जैसे बोला जा रहा है। तो कोर आर्गुमेंट क्या है? डेमोक्रेसी मस्ट ऑपरेट एट अ सुपरानेशनल ग्लोबल लेवल्स। डेविड हेल्ड, ये सब इंपॉर्टेंट स्कॉलर है। देन इमैनुअल कार्ट्स के जो परपेचुअल पीस थ्योरी थी ना, इसमें रूट्स मिलते हैं इस थ्योरी के। ठीक है, जिसमें इमैनुअल कार्ट ने प्रपोज्ड अ फेडरेशन ऑफ फ्री रिपब्लिक्स प्रपोज किया था। देन सम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखते हैं। पॉलीआर्की रॉबर्ट डाल का है। मॉडर्न लिबरल डेमोक्रेसीज आर पॉलीआर्कीज रूल ऑफ मेनी ग्रुप्स सेंटर्ड, मतलब पावर के बहुत ज्यादा सेंटर्स है ऐसे। ठीक है, एरन लॉ पॉलीआर्की रॉबर्ट मिशेल का है। ऑर्गेनाइजेशन इनविटेबली बिकम्स रूल ऑफ फ्यू। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लो, एट दिन कुछ मतलब 2 या 4 लोग ही होते हैं जो डोमिनेट करते हैं सारा डिसीजन मेकिंग। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लो, कोई भी इंडिया की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ले लो, सब जगह यही है। ठीक है, सर्कुलेशन ऑफ इलाइट्स, परेटो का है इलाइट्स राइज एंड फॉल। ठीक है, हिस्ट्री इज देयर ग्रेवयार्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म सीबी मैकपर्सन, क्रिटिक ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, टेरन ऑफ मेजोरिटी टॉकविल एंड जेस मिल, डेंजर दैट द मेजोरिटी विल ऑपरेस माइनॉरिटी, ये सब हमेशा रहेगा। तो क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए वगैरह वगैरह, इसलिए मिल को रिलेक्टेंट डेमोक्रेट कहा जाता है। रेडिकल डेमोक्रेसी सीबी मैकपर्सन, कंबाइनिंग प्रोसीजरल एंड सब्सटेंट डेमोक्रेसी दोनों को कंबाइन किया गया है। ठीक है, तो मेजर वर्क्स देखते हैं। टॉकविल का डेमोक्रेसी इन अमेरिका, मॉस्का का रूलिंग क्लास, बेटले का प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, रॉबर्ट मिशेल का पॉलिटिकल पार्टीज, वेलफेयर प्रोटेक्ट का माइंड एंड सोसाइटी, जोसेफ शिम्पेटर का कैपिटलिज्म सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, रॉबर्ट डाल का प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी, सी राइट मिल का पॉरी लाइट, जोनी सार्तोरी का डेमोक्रेटिक थ्योरी, सीबी मैकपर्सन का रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी, कैरोल बेटमैन का पार्टिसिपेशन एंड डेमोक्रेटिक थ्योरी, डेविड हेल्थ मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी, माइकल वॉल्जर का स्पीयर ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो कुछ कुछ पीवाईक्यूज भी देखते हैं। डेमोक्रेसी एज वेल ऑफ लाइक, जॉन डीवे, वन पर्सन वन वोट, जेरेमी बेंथम, आयरन लॉ ओलिगार्की, रॉबर्ट मिशेल, पॉलियार्की रॉबर्ट ढाल, सर्कुलेशन ऑफ इलाइट्स विल्पर परेटो, डेमोक्रेटिक एलिटिज्म चॉइस बिटवीन इलाइट्स जोसेफ शिम्पेटर बोलता है। डिलिबरेटिव डेमोक्रेसी थिंकर जिसमें कौन कौन आता है? जोशुआ कोहेन है। कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी इमैनुअल कांट, हु इज नॉट अ क्लासिकल एलिटिस्ट, इसमें जोसेफ शिम्पेटर। बाकी के तीनों जो थे, मॉस्का वगैरह, ये सब क्लासिकल एलिटिस्ट थे, मिशेल वगैरह। ठीक है, इसेंशियल कंडीशंस ऑफ डेमोक्रेसी क्या क्या है? लिबर्टी, इक्वलिटी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी चाहिए। ब्लॉकिंग माइनॉरिटी, माइनॉरिटी एबल टू प्रिवेंट प्रपोजल फ्रॉम पासिंग। ठीक है, इन सॉर्ट ऑफ उसको बोलते हैं ब्लॉकिंग माइनॉरिटी। क्वालिफाइड मेजोरिटी मतलब मोर देन अ सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, जैसे 2/3 मेजोरिटी वगैरह बोला जाएगा।